नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दा है साइबर ठगी का। मुद्दा इतना गंभीर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों को सजग रहने की बात कह चुके हैं, सजग रहने की अपील कर चुके हैं, क्योंकि साइबर ठग इतने शातिर हैं कि पुलिस जब तक इनकी ठगी के तरीके रोकने का तोड़ निकालती है, तब तक इस गिरोह से जुड़े लोग अपना पैंतरा बदलकर ठगी के धंधे को बदस्तूर जारी रखते हैं और वो बदस्तूर जारी है। आज हम एक ऐसे साइबर ठगी के मामले की बात करेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर ठगों के उस पैंतरे की जिसे देखकर सुनकर पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह साइबर ठगी के केस को सुलझाने की ओर बढ़े तो बढ़े कैसे। तो आपको बता दें, ठगों ने ठगी की 2.5 करोड़ की रकम को 5 मिनट के अंतराल में 150 बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि 150 बैंक खातों में उस रकम को घुमा दिया। आपको बता दें, अगस्त के पहले सप्ताह में भोपाल के रहने वाले कारोबारी मोना सिंह को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। मोना सिंह ने साइबर क्राइम पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस पिछले 3 महीने से साइबर ठगी की पहेली को, इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। गुत्थी इसलिए क्योंकि ठगों ने महज 10 मिनट के अंतराल में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, इस तरह से 150 खातों में मोना सिंह का ये पैसा ट्रांसफर कर दिया। पुलिस अब तक ये पता नहीं लगा सकी है कि पैसा आखिर में किसके पास पहुंचा। जांच में यह भी पता चला है कि जिन खातों में यह पैसा घुमाया गया, जिन खातों में यह पैसा ट्रांसफर किया गया, वो सभी खाते किराए के लिए खाते थे। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने हाल ही में बिहार के एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए, फर्जी दस्तावेजों के दम पर 1800 बैंक खाते खुलवाए हुए थे और इन्हें साइबर फ्रॉड करने वाले को बेचा हुआ था। हर बैंक के खाते के एवज में गिरोह 10,000 रुपए वसूल करता था इन फ्रॉडों से, इन ठगों से। इस तरह से केवल खाते बेचकर ही बिहार के इस गिरोह ने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। किराए के खातों का जालसाजी में किस तरह से इस्तेमाल होता था, इन खातों की जानकारी लगने के बाद भी पुलिस असली जालसाज तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, कैसे इन खातों पर पैसा घूमता है, यह अभी एक पहेली बना हुआ है। अब हम आपको साइबर ठगी के 2 मामलों को समझाते हैं, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि खाते एक से दूसरे खाते में कैसे ट्रांसफर होते हैं। इस ठगी के केस में ठगों ने 1.5 करोड़ रुपए 294 खातों में घुमाया, यानी कि 150 खातों में ट्रांसफर कर दिया। एक सरकारी अधिकारी के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। अधिकारी ने साइबर पुलिस को इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और अपनी इन्वेस्टिगेशन जाके पाया कि वह यह देखकर हैरान रह गई पुलिस कि 1.5 करोड़ की इस रकम को 294 खातों में ट्रांसफर किया गया था। इस केस के बारे में बताते हुए साइबर के जांच अधिकारी, जो वहां के भोपाल के जांच अधिकारी हैं, ठगों ने पहली बार इस राशि को 8 अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसके बाद दूसरी लेयर तैयार की गई, उसमें 5 खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। तीसरी लेयर बनाई गई जिसके तहत 13 और चौथी में 195, इस तरह से 13 लेयर बनाई गई और ये पैसा 294 खातों में ट्रांसफर किया गया, उन खातों में घुमाया गया। पैसा केवल ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि उसे खातों से निकाला भी गया। पुलिस अब 294 खाता धारकों की डिटेल निकालकर इसकी पड़ताल कर रही है। दूसरे ठगी के केस की बात करें तो दूसरे ठगी के केस में ठगी की रकम 11 राज्यों के 150 खातों में ट्रांसफर की गई। ये ठगी का मामला भी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। 3 महीने पहले इस मामले की जांच कर रहे साइबर सेल के अनुसार ठगी की गई रकम में से सबसे पहले 20-20 लाख रुपए की किस्तों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के 12 खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ।
इसके बाद यहाँ से 15-15 लाख रुपए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा के 25 से ज्यादा खातों में ट्रांसफर हुआ। पैसे घुमाने का सर्किल यहाँ जाकर नहीं रुका, बल्कि जालसाज ने 5 से 7 लाख रुपए को इन्हीं राज्यों के अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करते रहे। इस बीच एटीएम से लेकर बैंकों की ब्रांच से इन खातों से पैसा भी निकलता रहा। अब जिन खातों का इस्तेमाल हुआ वे सब किराए के खाते थे। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल है कि असल में पैसा किसके खाते में गया, अंत में पैसा किसके खाते में गया। ये अब मैं हम बता दें, इसमें मनी म्यूल का इस्तेमाल होता है इस ट्रांसफर प्रणाली में। एक्सपर्ट के अनुसार फ्रॉड करने वाले मनी ट्रेल के लिए अलग अलग लोकेशन पर नहीं बैठते हैं और न ही इसका नेटवर्क हर राज्य में मिलता है। ये केवल लोगों के खाते इकट्ठा करते हैं, जो लोग अपने खाते ठगों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। मनी म्यूल कहलाता है इस तरह का काम। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनजाने में कि मनी म्यूल हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका बैंक खाता गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ लोग पैसे के लालच में आकर अपना अकाउंट किराए पर दे देते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो नौकरी कर रहे हैं, मनी म्यूल के अकाउंट्स का इस्तेमाल कर ठग 3-4 कंप्यूटर सिस्टम से बैठकर सारे अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं। बैंकिंग और टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी साइबर ठगी को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से पैसा वापस मिलना बेहद मुश्किल होता है, पुलिस के आंकड़े में यही कहते हैं। राज्य साइबर सेल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के सामने जो आंकड़े पेश किए, उसमें बताया गया कि इसी साल जालसाजों ने अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों से 358 करोड़ रुपए ठग लिए हैं, मगर रिकवरी महज 10% से कम है। ऐसे मामले में पुलिस के हाथ उन लोगों तक ही पहुंच पाते हैं जो बैंक अकाउंट किराए से देते हैं। असल इसका खिलाड़ी पकड़ नहीं आता है। पुलिस का यह भी कहना है कि पुलिस के पास शिकायतकर्ता ठगी होने के 1 या 2 दिन बाद आता है, तब तक ये पैसा कई अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका होता है। अगर ठगी होने के साथ 2-3 घंटे के अंतराल के बीच शिकायतकर्ता वहां पहुंच जाता है पुलिस के पास, तो मनी ट्रेल के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, पुलिस से ज्यादा जिम्मेदारी बैंकिंग और टेलीकॉम कंपनी की है। बैंक आसानी से बिना जांच परख के अकाउंट खोल रहे हैं। इसी तरह सिम बेचने वाली टेलीकॉम कंपनियां बिना जांच परख के, बिना वेरिफिकेशन के सिम यूं दे देते हैं, जिनका काम इन ठगी के कामों में होता है। मुद्दे की बात यह है, बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया इतनी सख्त है, फिर भी बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक में फर्जी खाते कैसे खुल जाते हैं। दूसरा, टेलीकॉम कंपनियां भी इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के दम पर बिना जांचे परखे, बिना वेरिफिकेशन के यूं सिम जारी कर देती हैं, जिनका प्रयोग साइबर ठगी जैसे अपराधों में करते हैं। साइबर ठगी के मामले में कमी आए, उसके लिए बैंक और टेलीकॉम कंपनियों को सख्त होना होगा। साथ ही ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी जो बैंक अकाउंट खोलने में लापरवाही बरतते हैं या इस तरह की जानबूझकर गलती करते हैं या उनसे मिलीभगत होती है। उम्मीद करते हैं बैंक और टेलीकॉम कंपनियां इसे गंभीरता से लेंगी। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।